यस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम मार्वल असाइनमेंट का बीए का पेपर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा मटेरियल आपको अन्य कहीं नहीं मिलने वाला। तो देर किस बात की, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संचालन। अगला है, उच्च स्तर के संचालन में किसका समावेश होता है? तो जनरल मैनेजर का। निम्न में से किसी एक का मानव संसाधन संचालन में समावेश नहीं होता। तो किसका नहीं होता है? मरम्मत कार्य एवं सुरक्षा का। वैज्ञानिक संचालन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे फ्रेडरिक टेलर। इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाली योजना कौन सी है? तो व्यूहात्मक योजना। थियरी वगैरह आपको बहुत ही ढंग से तैयार कर लेनी है। संचालन का सर्वप्रथम कार्य बताओ। तो उसका पहला कार्य है आयोजन। उम्मीदवार की योग्यता किस परीक्षा द्वारा निश्चित होती है? तो व्यावसायिक परीक्षा। अगला है, मार्गदर्शन की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? तो प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इकाई में स्थापित मापदंडों की तुलना में अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो तब क्या करना चाहिए? तो मापदंडों को सुधार कर ऊंचा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य संचालन का कौन सा कार्य करता है? नियंत्रण। अधिकतम संपत्ति का अभिगम किस विचार पर आधारित है? तो नगद प्रवाह पर। विनियोग संबंधित निर्णय अर्थात पूंजी बजटिंग। एक वर्ष या उससे कम समय में परिपक्व होती जमीनगिरियों का बाजार अर्थात द्रव्य बाजार। जामीनगिरियों का बाजार अर्थात द्रव्य बाजार। सेबी कौन से कानून से अस्तित्व में आई? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम यानी सेबी एक्ट के अंतर्गत इस संस्था की स्थापना हुई। अभिवृद्धि का सबसे ज्यादा प्रचलित महत्व का और स्वीकार्य साधन कौन सा है? तो वो है विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट। निम्न में से कौन सा कार्य बाजार संचालन का है? तो बाजार विभाजन। ग्राहक सुरक्षा का कानून किस वर्ष में पारित किया गया? 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय कक्षाओं के अनुसार हर वर्ष किस दिन ग्राहक अधिकार के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व आया? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से कौन सा लाभ निजीकरण का है? तो गुणवत्ता युक्त वस्तु या सेवा का उत्पादन। बराबर। अब प्रश्न है, संचालन अर्थात क्या? तो कम से कम समय में कम से कम खर्च में उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग करके इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करना अर्थात संचालन। सीईओ का विस्तृत रूप लिखो। तो उसका विस्तृत रूप है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आयोजन में किस किस क्षेत्र का समावेश होता है? तो आयोजन में व्यावसायिक इकाई, शिक्षण, धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद, ये सब का समावेश होता है। विचलन अर्थात क्या? तो वास्तव में किए गए कार्य की तुलना में स्थापित मापदंड के साथ करने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसे विचलन कहते हैं। कंपनी धारा के प्रमाण पर शेयर होल्डरों को डिविडेंड कौन से स्वरूप में चुका सकते हैं? तो जो डिविडेंड है उनको कैश में या फिर चेक के द्वारा देना पड़ता है। ट्रेजरी बिल किस मूल्य पर निकाला जाता है? तो ट्रेजरी बिल बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं और मूल मूल्य पर वापस किए जाते हैं। बीआईएस की कामगिरी बताइए। तो औद्योगिक उत्पादनों का वर्गीकरण करना ये बीआईएस का काम है। पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। शून्य सतह विवरण प्रणाली क्या है? वितरण प्रणाली। तो वितरण एक वितरण प्रणाली जिसमें ग्राहक और निर्माता के बीच एक भी मध्यस्थ नहीं होता, इसे शून्य स्तरीय वितरण प्रणाली कहते हैं। यानी वस्तु प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरर से सीधी ग्राहक के पास जाती है। ग्राहक ने खरीदी की है, उसके प्रमाण के रूप में क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ग्राहक ने खरीदी की, इसके प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो जब कोई भी देश विदेशी कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने की अनुमति देता है और अपनी कंपनियों को विदेश में व्यापार करने की अनुमति देता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी खुद जाकर दूसरे देशों में व्यापार करना
और दूसरे देशों को अपने देश में व्यापार करने की अनुमति देना। अब देखिए सेक्शन 3 शुरू हो रहा है। संचालन से समाज को क्या लाभ होता है? तो सामाजिक लाभ अर्थात समाज का लाभ, समाज में रहे लोगों का लाभ। तो व्यावसायिक इकाई की स्थापना समाज में होती है और समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में रहे लोगों को रोजगार देने का काम इससे होता है। इकाई समाज में रहे लोगों को उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाएं और अन्य सामाजिक लाभ मिले, इस प्रकार कार्य करती है। तो यानी इससे लाभ किसको होता है? समाज को। संकलन का अर्थ दीजिए। इकाई में कार्य कर रहे कर्मचारियों, उनके विभाग के बीच सुमेल और एक सूत्रता स्थापित करने का कार्य अर्थात संकलन। वैज्ञानिक संचालन का अर्थ बताइए। तो आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो यह जानना और वे लोग निश्चित पद्धति और कम से कम समय में काम करें, उसकी देखरेख करना, इसे कहते हैं वैज्ञानिक संचालन। उद्देश्य निर्धारण अर्थात क्या? तो उद्देश्य निर्धारण आयोजन की पहली प्रक्रिया है। लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, यानी वे वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए। आयोजन खर्चीला है, ऐसा क्यों? तो आयोजन में एक लंबी प्रक्रिया होती है या एक दीर्घ प्रक्रिया है जिसमें खर्च होता है। आयोजन करने के लिए व्यक्ति को रखना पड़ता है तथा विभागों की रचना करनी पड़ती है, जिससे यह क्या है? खर्चीला होता है। व्यक्तियों तथा विभागों को रखने की वजह से यह खर्चीला हो जाता है। उत्तरदायित्व अर्थात क्या? उदाहरण दीजिए। उत्तरदायित्व द्वारा किए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकटस्थ उच्चाधिकारी का होता है, इसे उत्तरदायित्व कहते हैं। बराबर, यानी कोई भी कार्य हुआ तो उसके जो संकलित अधिकारी है सारी जवाबदेही उसकी हो जाती है। जैसे हिसाब अधिकारी द्वारा हिसाब लिखने का दायित्व अकाउंटेंट को सौंपा जाता है, परंतु हिसाब सही है नहीं यह जांचना और भूल या गड़बड़ संबंधी उत्तर देने का उत्तरदायित्व हिसाब अधिकारी का ही होगा, ना कि हिसाब लिखने वाले अकाउंटेंट का। भर्ती अर्थात क्या? योग्य स्थान पर योग्य समय में योग्य संख्या में योग्य योग्यता वाले व्यक्ति का सिलेक्शन करना, चयन करना, इसको बोलते हैं भर्ती। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र की आकृति बनाइए। देखिए, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उत्पादन, क्रय, इंजीनियरिंग, संशोधन, विकास, ये इसका फिगर है। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों की कल्याणकारक प्रवृत्तियों और सुविधाओं में कौन सी बाबत का समावेश होता है? तो बीमा करना, परिवहन, कैंटीन की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की सुविधा, ये इसमें अंतर्गत आता है। अगला है अनौपचारिक सूचना संचार समझाइए। तो जो सूचना संचार व्यवस्था तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य मानवीय संबंधों और मित्रता पर आधारित हो उसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते हैं। बराबर, ये रिलेशन वाला होता है, इसमें ऑथेंटिक मतलब लीगल वे नहीं होता है। इसमें निरीक्षक का कार्य शिक्षक जैसा है, समझाइए। श्रमिक और फोरमैन के कार्य का निरीक्षण कर कार्य जो करता है उसे कहते हैं निरीक्षक। श्रमिक और फोरमैन से जुड़े कार्य की देखरेख करने का कार्य जो करता है वो निरीक्षक कहलाता है। शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों से जुड़े कार्यों की देखरेख करने का होता है। आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है, समझाइए। तो आयोजन के कारण ही नियंत्रण कार्य का जन्म होता है। आयोजन में निश्चित की गई प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना होता है, इसलिए आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर आयोजन को नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है उत्पादन चक्र अर्थात क्या? तो कच्चे माल का क्रय और तैयार माल का उत्पादन हो, इन दोनों के बीच की समय अवधि अर्थात उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र की समय अवधि दीर्घ हो तो कच्चा माल और अर्ध तैयार माल में कार्यशील पूंजी नियोजित होने से उसकी आवश्यकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है संगठित और असंगठित द्रव्य बाजार अर्थात क्या? तो पहला देखते हैं संगठित द्रव्य बाजार। औपचारिक द्रव्य बाजार रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का बना होता है। भारत में संगठित द्रव्य बाजार का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होता है। असंगठित द्रव्य बाजार
असंगठित द्रव्य बाजार अनौपचारिक होने से उस पर किसी भी केंद्रीय संस्था या नियंत्रण नहीं होता। प्रवृत्तियां बिना किसी कायदा कानून के चलती है। यह द्रव्य देने वाले देसी बैंकर, शॉप आदि से बनता है। लेबलिंग के 4 कार्य और उपयोग बताइए। तो कार्य है उत्पादन को पहचानने में मदद करता है, उत्पादन की गुणवत्ता तथा प्रकार के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करता है, उपयोगकर्ता को उत्पादन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, उपयोगकर्ता को उत्पादन किस तरह उपयोग करना है उसका तरीका समझाया जाता है। ग्राहकों का किस प्रकार शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। तो पहले शारीरिक शोषण देखें। अयोग्य पदार्थ के कारण शारीरिक नुकसान। ग्राहकों को अयोग्य पदार्थ मिलने के कारण उनका शारीरिक शोषण होता है, जैसे कि मिलावट वाली कोई चीज़ दी जाए, नकली चीज़ दी जाए। मानसिक शोषण, गुस्सा होने से ग्राहक हताश हो जाता है। ग्राहक को अयोग्य पदार्थ मिलने से वह क्रोधित और हताश हो जाता है, जिससे ग्राहक का मानसिक शोषण होता है। WTO गेट का विस्तृत रूप बताइए। तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट ए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब है सेक्शन डी, संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। तो व्यवसाय क्या चीज़ है पहले वो समझिए। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज में रहे लोगों की सेवा करे और बदले में फीस की मांग करे, इस प्रवृत्ति को कहते हैं व्यवसाय। जैसे डॉक्टर है, वकील है, सीए। व्यक्ति के पास ज्ञान के साथ साथ एक विशिष्ट संस्था द्वारा प्राप्त एक विशिष्ट प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, जो व्यक्ति के ज्ञान को प्रमाणित करे, जैसे कि ICAI द्वारा CA की डिग्री, चार्टेड अकाउंट के लिए, LLB वकील के लिए, MBBS डॉक्टर वगैरह के लिए जो डिग्री की जो प्रमाण पत्र देते हैं। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति उस तरह का कार्य करने में सक्षम है। संचालन में भी व्यवसाय के लक्षण दिखाई देते हैं। संचालन में भी व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करके इकाई को लाभ पहुंचाता है, लाभ के बदले इकाई से फीस लेता है। साथ ही साथ संचालन को करने के लिए भी MBA की डिग्री होनी चाहिए, यानी इसमें भी एक डिग्री जो होना जरूरी है। इस प्रकार संचालन एक व्यवसाय बन जाता है। संचालन, बाजार संचालन का अर्थ उसके कार्यों के रूप में 4P को समझाइए। बाजार संचालन यानी माल या वस्तु को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचालन, बाजार का संचालन कहते हैं। उत्पादन और उत्पादन मिश्र यानी कि प्रोडक्शन, यह बाजार संचालन का कार्य है। उत्पादन से ही बाजार संचालन की शुरुआत होती है। उत्पादन मिश्र यानी वस्तु का कद, आकार, रंग, रूप, छाप, पैकेजिंग और विक्रय के बाद की सेवाएं, अर्थात उत्पादन मिश्र। कीमत, यह बाजार संचालन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वस्तु की कीमत उसकी गुणवत्ता पर आधार रखती है। वस्तु की कीमत उचित होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। वस्तु की कीमत का थोकबंद भाव, फुटकर भाव, बट्टा नीति के ऊपर ही आधार रखते हैं। अब है वितरण। यह संचालन का तीसरा कार्य है। वस्तु का उत्पादन एवं कीमत निश्चित होने के बाद उसका योग्य रूप से वितरण होना जरूरी है। वितरण थोकबंद व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट द्वारा करना यह निश्चित किया जाता है। अभिवृद्धि यानी प्रमोशन, यह संचालन का अंतिम और चौथा कार्य है। अभिवृद्धि अर्थात विक्रय में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि। अभिवृद्धि विज्ञापन द्वारा, सेल्समैन द्वारा बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है संचालन के सिद्धांत के महत्व बताइए। तो संचालन के सिद्धांत के 7 महत्व हैं। नीति, नियम और सिद्धांत का पालन होता है। संचालन में नीति, नियम और सिद्धांत का पालन होता है। साधनों का महत्तम उपयोग होता है। तो संसाधनों का संचालन के सिद्धांतों द्वारा इस प्रकार उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। प्रबंध प्रभावशाली, नीति, नियम और सिद्धांतों का पालन करने से और साधनों का महत्तम उपयोग करने से प्रबंध प्रभावशाली हो जाता है। संशोधन, प्रशिक्षण और विकास में सहायक होता है। संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। तार्किक और वैज्ञानिक निर्णयों में सहायक है। निर्णय सदैव वास्तविक, विचारपूर्वक लिए गए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। इसके उपरांत निर्णय समय पर, यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए। कार्य क्षमता में वृद्धि, तो संचालन के सिद्धांतों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष होता है। सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन ही है।
परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदले हुए व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। व्यवस्था तंत्र के लक्षण बताइए। तो व्यवस्था तंत्र के 9 लक्षण हैं। उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति, आयोजन पर आधारित, अधिकार और दायित्व का बंटवारा, परिवर्तनशीलता, अंतर संबंधों की स्थापना, नियंत्रण निरीक्षण, नियंत्रण प्रबंधकीय ढांचा। तो पहला देखते हैं उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। व्यावसायिक इकाई की ध्येय प्राप्ति के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई में इसके मुख्य ध्येय से के अतिरिक्त विभागीय ध्येय की भी रचना की जाती है। मानवीय प्रवृत्ति, व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र स्थान पर होता है। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की सफलता का आधार उसमें कार्यरत मानवों पर होता है। सामूहिक प्रवृत्ति, व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रयत्नशील होते हैं। व्यक्तियों के इन प्रयत्नों को व्यवस्था तंत्र उचित ढांचा प्रदान करता है कि जिसके द्वारा सामूहिक सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर जाया जा सकता है। आयोजन पर आधारित, आयोजन द्वारा सुनिश्चित किए गए ध्येय के आधार पर इसकी रचना होती है। इसलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व आयोजन होना जरूरी है, अनिवार्य है। अधिकार और दायित्व सौंपना, व्यवसायिक इकाई में कार्यरत अलग अलग व्यक्तियों को उनकी कुशलता और योग्यता के आधार पर अलग अलग प्रवृत्तियां सौंपी जाती है। परिवर्तनशीलता, एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए स्थान है। परिवर्तित होते संयोगों और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र में अनुकूल परिवर्तन किए जाते हैं। अंतर संबंधों की स्थापना, व्यवस्था तंत्र कार्य, पदों या विभागों के मध्य अंतर संबंधों की स्थापना होती है। नियंत्रण और निरीक्षण, नियंत्रण और संकलन व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। क्या कर्मचारी सौंपे गए कार्यों को अपने अधिकार और दायित्व के अनुसार करता है? इस संबंधी निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था तंत्र में होती है। नियंत्रण प्रबंधकीय ढांचा, व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रक्रिया प्रबंधकीय ढांचा है। व्यवसायिक इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रणों की आवश्यकता होती है, जिसकी रचना व्यवस्था तंत्र द्वारा की जाती है। अगला है व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया समझाइए। तो पहला है लक्ष्यों की स्पष्टता। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूरी इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता होनी चाहिए कि हमको क्या लक्ष्य हासिल करना है, पहले से ही निश्चित होना चाहिए। इकाई के मुख्य 4 गुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र का ढांचा रचा जाता है। कार्यों की सूची, इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र ढांचे द्वारा क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इसकी सूची तैयार की जाती है। कार्यों का विभागीकरण, कार्यों की सूची तैयार होने के बाद सूची में दर्शित कार्यों में से एक दूसरे के साथ जुड़े तथा एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर कार्य करवाया जाता है। कार्यों को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग आदि विभागों द्वारा विभाजित करके सम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना, कार्यों का उचित विभागीकरण होने के पश्चात विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके ऐसे विभागीय पदों उसके लिए उचित योग्यताएं निश्चित की जाती है। अधिकार और दायित्व सौंपना, विभागीय पद, उपविभागीय पद, योग्यताएं निश्चित होने के कारण प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके उसके लिए आवश्यक अधिकार देने चाहिए। अंतर संबंधों की स्थापना, विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को अनेक अधिकार और दायित्व सौंपने के पश्चात उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना स्पष्ट रूप से हो यह आवश्यक है। व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना, व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके उसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार करना चाहिए। नियंत्रण की प्रक्रिया के मुद्दों में सुधारात्मक उपाय समझाइए। सुधारात्मक उपाय देखिए, तो सुधारात्मक उपाय नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। परिस्थिति में परिवर्तन ना करना, स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद प्राप्त विचलन यदि सामान्य हो तो वे स्वीकार कर लिए जाते हैं, अर्थात परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपने जो उद्देश्य दिए वो हमने हासिल कर लिए तो जो परिस्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना, स्थापित मापदंडों वास्तविक मापदंड के मध्य यदि बड़ा अंतर हो
तो ऐसे अंतर या विचलन के उद्भव होने के कारणों की जांच करके आवश्यक सुधार किए जाते हैं। यानी अगर आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ विचलन आ रहा है, तो उसके कारण क्या है उसको जान के उसको दूर किया जाता है। मापदंडों में परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना। जब स्थापित मापदंडों को लगातार प्राप्त ना किया जा सके तो उसका अर्थ होता है स्थापित मापदंड ऊंचे हो, उनमें परिवर्तन करना अनिवार्य है। यानी हमने जो मेजर नक्की किए हैं, जो लक्ष्य निश्चित किया है, वो बड़े हैं, उनके लिए हमको सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के बीच अंतर समझाइए। तो पहले मतलब से स्थायी पूंजी यानी स्थायी संपत्तियां जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर में आदि में नियोजित पूंजी को स्थायी संपत्ति कहते हैं। चालू संपत्तियां जैसे कच्चा माल, तैयार माल का स्टॉक, देनदार लेनदार हुंडी आदि में विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। समयावधि व्यवसाय में दीर्घ समयावधि के लिए नियोजित होती है, और ये जो कार्यशील पूंजी है ये व्यवसाय में अल्प समय अवधि के लिए नियोजित होती है। तरलता दीर्घ समय अवधि के लिए स्थायी संपत्तियों में नियोजित होने से तरलता की मात्रा इसमें कम होती है, जबकि शीघ्रता नगद में रूपांतरित होती है, इससे तरलता की मात्रा इसमें अधिक होती है। फिर जो कार्यशील पूंजी स्थायी पूंजी है इसमें जोखिम की मात्रा अधिक है, और जबकि कार्यशील पूंजी में जोखिम की मात्रा कम है। आवश्यकताएं क्या है? जमीन, मकान, प्लॉट, यंत्र जैसे यांत्रिक स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दैनिक खर्चे जैसे कि मजदूरी, वेतन, कच्चा माल के लिए इसकी आवश्यकता होती है। देखिए आगे अभी देख रहे हैं दोस्तों, बाजार के कोई 6 कार्य बताइए। तो पहला है तरलता। जामीन गिरियों के क्रय विक्रय के लिए अंश बाजार सतत बाजार प्रदान करता है। विनियोगकर्ताओं की जब इच्छा तब जामीन गिरियों का क्रय कर सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं। अंश बाजार तैयार बाजार की पूर्ति करता है, इसलिए यह संभव होता है। पूंजी सर्जन में मध्यस्थ अंश बाजार और स्वयं किसी की पूंजी का सर्जन नहीं करता, परंतु जामीन गिरियों के क्रय विक्रय के लिए मंच की पूर्ति करता है। प्रवृत्ति करने की सुविधाएं। अंश बाजार अपने सदस्यों को उनकी प्रवृत्तियों को करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें अंश बाजार के सदस्य निदेशकों के हित की सुरक्षा कर सकते हैं। सट्टे के लिए आवश्यक सुरक्षा। स्वस्थ सट्टा व अंश बाजार को जीवित रखता है, बराबर। सट्टे के सौदे के लिए कानूनी ढांचे में रहकर अंश बाजार आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति करता है। जामीनगिरियों का पंजीकरण। कंपनी यदि अपनी जामीनगिरियों के सौदे अंश बाजार में हो ऐसा चाहती है तो कंपनी अपनी जामीनगिरियों का पंजीकरण अंश बाजार में करवाता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। निवेशकों को मार्गदर्शन। पंजीकृत कंपनियों की जानकारी अंश बाजार एकत्रित करके सार्वजनिक करता है। इस जानकारी के आधार पर निवेशक निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी की जामीनगिरी में से निवेश वापस लेने जैसा है और कौन सी कंपनी में जामीनगिरियों में निवेश करने जैसा है। दोस्तों यहाँ मैं पेपर पूरा कर रहा हूँ, आगे के जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखते जाइए। आपको पूछ करके जहाँ लिखना वहाँ लिखते जाइए, और आई एम श्योर आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।